हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बी फार्म थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आपका माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम बिल्कुल आपके करीब आ चुका है और आज यह वीडियो महामैराथन की होने वाली है। महामैराथन की वीडियो में आपको यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5, ठीक है, जितने भी लॉन्ग एंड शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ आज एक ही वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा ताकि जो भी कंटेंट है ये आपको इजी तरीके से और अच्छे तरीके से और बिल्कुल फ्री में आपको मिल सके। और आगे मैं वीडियो में अभी आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स वगैरह कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो ये मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा ताकि जो भी कंटेंट है वो अच्छे से आपको समझ में आ सके और जो भी इसका यूटिलाइज आप लोग अच्छे से करो इस वीडियो का और अच्छे से पढ़िए आप लोग। और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि आप एक ही वीडियो देखने के बाद दूसरे कोई चैनल का वीडियो आपको देखना ना पड़े और एक ही वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ भी जाए, क्योंकि टाइम जानते ही हो आप लोग की कितना वो कीमती होता है। तो इसलिए आप जब भी वीडियो देखो तो बहुत ही कंसंट्रेट माइंड से देखो ताकि जो भी कंटेंट रहे आपको अच्छे समझ में आ सके। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। तो हमारे यूनिट नंबर थर्ड से क्वेश्चन नंबर पहला बनता है। ये जानते हो आप लोग, सबसे पहले ये जान लो कि ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है, और पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आपके चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुका है। अगर आप उसे नहीं विजिट किए हैं तो वॉच करिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, वहां से आप लोग जरूर उसे वॉच करिए ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छा मार्क्स लाएं। ओके, एंड अगर आप पहली बार हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के हम अपने आते हैं क्वेश्चन पे। क्लासिफाई वायरस एंड एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन वायरस। अब देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको वायरस क्या होता है इसको बताना है और आपको क्या करना है, वायरस रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं इनको आपको एक्सप्लेन कर देना। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका भी बदल सकता है, जैसे एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन द वायरस, तो कभी कभी एक्सप्लेन रेप्लिकेशन इन द वायरस भी पूछेगा, तो आप लोग डाइवर्ट ना होइएगा क्योंकि बात वही सेम रहेगी, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्लासिफाई वायरस बोला गया है तो वायरस के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये वायरस क्या होता है? वायरस, यहाँ पे देखो मैं एक बॉन्ड लगाया हूँ, लेटिन मीन्स टॉक्सिन या पॉइजन। वायरस हमारा एक लेटिन वर्ड देखा जाए तो लेटिन वर्ड है जिसका मतलब हमारा होता है टॉक्सिन या पॉइजन। तो वायरस क्या है, हमारे बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये टॉक्सिन या पॉइजन का काम करते हैं हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो अब इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि वायरस कितना खतरनाक होता है हमारे बॉडी के लिए। अब आगे की पॉइंट की हम बात करें तो वायरस इज द इन्फेक्टिव एजेंट दैट रेप्लिकेबल ग्रो इन अनदर ऑर्गेनिज्म। वायरस हमारा एक इन्फेक्टिव एजेंट भी होता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में रेप्लिकेबल या ग्रो भी कर जाता है। रेप्लिकेबल या ग्रो का मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन कर लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म यहाँ है और दूसरा यहाँ है, ठीक है, इसमें वायरस है तो इसका वायरस जब इसमें जाएगा तो यहाँ पर भी जाके रिप्रोडक्शन और मतलब रेप्लिकेबल या ग्रो कर जाएंगे। उन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं इन्फेक्टिव एजेंट है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके रेप्लिकेबल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अपना ये ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर ले रहे हैं। ओके, एंड सो वायरस इज अ पैरासाइट which contain a nucleic acid DNA and RNA not both in a protein code। अब देखो वायरस हमारा एक पैरासाइट होता है जो कि कंटेन करता है अपने साथ डीएनए या तो आरएनए को, दोनों को नहीं करता है, प्रोटीन कोड के साथ। इट इज मोर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और ये भी देखा जाए तो ये जो है बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि वायरस और बैक्टीरिया में बड़ा कौन है, तो आप लोग आज जान लीजिए कि आपका वायरस छोटा होता है और बैक्टीरिया उससे बड़ी होती है। एंड दैट वाई ओनली विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और वायरस को अगर आपको देखना है तो आप लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही उसे देख सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द फर्स्ट टाइम वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय डिमिट्री इवानोस्की इन 1992। सबसे पहले वायरस को कौन खोजा था? डायमिट्री और इवानोस्की, ये एक साइंटिस्ट का नेम है जो कि 1992 में खोजे थे। ओके, तो आई होप आपका यहाँ तक का डाउट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अगर नहीं भी डाउट है तब भी आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि देखो क्या होता है ना यार, यहाँ के जैसे हम अगर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो एक ऑनलाइन टीचर आपसे बस यही चाहेगा कि उसके वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और कुछ नहीं आपसे चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो है आपका वायरस का फिगर, ठीक है, बीच में आपके प्रोटीन, ये डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है, और ये मैट्रिक्स है, और इधर मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। ये जो रेड रेड आपको पीक पे दिख रहे हैं मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, और इसमें हमारे प्रोटीन कवर कैप्सिड भी प्रेजेंट होते हैं और लिपिड भी इसमें प्रेजेंट होता है जो कि इनवेलप का काम करता है।
ठीक है। ये हमारे कुछ फिगर है वायरस के, नॉर्मली फिगर है, बाकी इसमें जितना आप नेमिनेशन करोगे उतना ज़्यादा ये लेंदी होता जाएगा, बट आपके लेवल से हमें पढ़ाना है, ठीक है। अभी हायर लेवल पे चले जाएंगे तो माइंड से बाहर भी जा सकता है, क्योंकि और एग्जाम है आपका, तो उतना पढ़ो जो याद हो सके और अच्छे से एग्जाम में आप लोग लिख सको। अब मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। आपकी वो क्वेश्चन में तो अलग से कहीं मेंशन नहीं है कि मॉर्फोलॉजी बताओ, बट मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, अगर आ जाए तो आप लोग लिख दीजिएगा कि मॉर्फोलॉजी वायरस की तो हमें एस फार्मा वाले सर पढ़ाए थे, तो भूलना नहीं है आपको, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी मतलब शेप के अकॉर्डिंग वायरस आर 3 टाइप्स, वायरस के 3 टाइप होते हैं, एक हेलिकल वायरस और दूसरा पॉलीहेड्रल वायरस, तीसरा कॉम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। 3 तरह के वायरस हमारे होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करें ये हेलिकल वायरस हमारे क्या होते हैं। इन दिस वायरस द न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड आर बाइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अब नाम से पता चल रहा है ना कि हेलिकल वायरस, तो हेलिकल वायरस या स्पाइरल वायरस इसका नाम है। इसमें हमारे जो न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड होते हैं ये हेलिक्स के फॉर्म में बाइंड होते हैं, मतलब आपके न्यूक्लिक एसिड या तो कैप्सिड जो है ये हेलिक्स के फॉर्म में बाइंड करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हेलिकल वायरस। एग्जाम्पल की बात करें अगर तो इन्फ्लुएंजा वायरस है और रेबीज वायरस है, ये सब हमारे कुछ हेलिकल वायरस होते हैं। जैसे कि इसका नीचे इमेज आपको दिख रहा होगा, नीचे स्पाइरल है, ऊपर आपका है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है एक स्पाइरल के फॉर्म में बाइंड किए हैं, इसीलिए इनको हेलिकल वायरस बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम है स्पाइरल वायरस, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें तो तो ये आपका है पॉलीहेड्रल वायरस। अब ये पॉलीहेड्रल वायरस क्या होता है, दीज वायरस आर इन इकोसाहेड्रल, मतलब इकोसा मीनिंग 20 इन ग्रीक, अगर देखा जाए तो इकोसा का मतलब 20 होता है ग्रीक वर्ड में, तो इसमें दीज वायरस आर इन इकोसाहेड्रल शेप, इसमें लगभग क्या है आपको 20 मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ये पॉलीहेड्रल प्लेन मोर देन 6 का मतलब ये है कि 6 से अधिक रहेंगे और लगभग 20 तक रहेंगे, ये इनका स्ट्रक्चर है। और ये जो एग्जाम्पल है इसमें रहेगा एडिनो वायरस, ठीक है। कौन से वायरस रहेंगे, एडिनो वायरस। अब कॉम्प्लेक्स वायरसेज की बात करें तो वायरसेज विच हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ऐसे वायरस जो स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब थोड़ा सा जटिल होंगे, एंड कैन नॉट हैव हेलिकल, और उनके पास कोई हेलिकल नहीं रहेगा, और पॉलीहेड्रल शेप, और उनका जो शेप होता है और उनमें मतलब देखो कैन नॉट हैव हेलिकल और पॉलीहेड्रल शेप, ना तो हेलिकल ना तो पॉलीहेड्रल शेप उनमें रहेंगे, ठीक है। बट उनका कॉम्प्लेक्स थोड़ा स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वायरस, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वायरस। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉक्स वायरस और बैक्टीरियो फेज वायरस, ठीक है। अब देखो कभी कभी 2 मार्क्स में आपको पूछेगा कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस, तो यही फिगर आप लोग बनाइएगा। आरएनए एंड डीएनए ऊपर रह सकता है, बाकी इसके हेड हैं, बीच में आपको टेल मिलेंगे और लॉन्ग टेल फाइबर से इधर निकले रहेंगे, और बेस प्लेट आपको रेड से दिख रही है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट आप लोग अपने माइंड में सेटअप करते रहे, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन तब आपका फंसेगा नहीं। और बैक्टीरियोफेज वायरस हमारे ये हैं, दीज वायरस है डिफरेंट शेप, और अलग अलग शेप, अलग अलग जैसे वायरस के अलग अलग शेप भी होते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन में पुटअप किया गया है मेनली वह हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अब देखो वायरस आर क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिक, वायरस को अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड। अब देखो सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड के बेस पे इसको क्लासिफाई करने जा रहे हैं। देयर आर ऑफ 2 टाइप, लगभग 2 टाइप के होते हैं, डीएनए वायरसेज और आरएनए वायरसेज। अब देखो डीएनए वायरसेज में क्या होगा, द वायरसेज हैविंग डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब ऐसे वायरस जिनमें जो है डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल में रहेगा उनको हम लोग डीएनए वायरस बोलेंगे, और आरएनए में हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहेगा, मतलब रिट्रोवायरस, उसको हम लोग बोलते हैं आरएनए वायरस। और ये 2 टाइप के सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एसएस, डबल स्ट्रैंड मतलब डीएस, आरएनए वायरस, ये भी आरएनए वायरस ये भी। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड समझ में आया होगा। अब हम दूसरे की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होस्ट। अब देखो होस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, एनिमल वायरस। सबसे पहले एनिमल वायरस की बात करें तो दीज वायरस इन्फेक्ट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। अब देखो क्या है, ऐसे वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब, और उसमें क्या है हम लोग भी आते हैं, ठीक है, उनको इफेक्ट करते हैं। जैसे पोलियो वायरस है, हेपाटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो जल्द गया, सभी को पता होगा। इन्फ्लुएंजा आसपास कहीं पहले ये बीमारी फैलती थी। हेपाटाइटिस जैसे आप जिस गांव में रह रहे होगे शायद ही किसी को हुई होगी, तो बहुत रेयर केस में अब हेपाटाइटिस भी होती है, और ये पोलियो वायरस भी अब बहुत ही रेयर केस में हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके एनिमल वायरस हो गए। एनिमल का मतलब ऐसा नहीं है कि जानवरों में हो, हम लोग भी एनिमल के कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। अब प्लांट वायरस की बात करें, अब देखो यहाँ पे दीज वायरस इन्फेक्ट प्लांट, ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं
प्लांट वायरसेस। एग्जाम्पल की बात करें तो टोबैको मोजाइक वायरस और टर्निप येलो वायरस, ठीक है। और बैक्टीरिया वायरस हमारे द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरिया वायरस। ऐसे वायरस जो हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया वायरस। अब रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन ऑफ वायरसेस की बात करें, अब देखो क्या है, रिप्रोडक्शन आ गया आपका। तो इसमें जो है वायरसेज आर रेप्लिकेट ओनली इन होस्ट सेल। सबसे पहले ये जानो कि तो केवल होस्ट सेल में ही रेप्लिकेट कर पाएगा। और इसमें हमारे कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप में हमारा सेल जो है वायरस जो है रिप्रोडक्शन करता है। सबसे पहला अटैचमेंट है, दूसरा पेनिट्रेशन है, तीसरा अनकोटिंग है, चौथा सिंथेसिस है, पांचवा असेंबली एंड रिलीज है। अब एक एक को हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले अटैचमेंट की बात कर लेते हैं। अटैचमेंट का वैसे आपको नाम से क्लियर लग रहा होगा कि अटैचमेंट क्या है। अटैचमेंट का मतलब क्या है, हमारा वायरस जो है किसी से अटैच करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस अटैक टू होस्ट सेल। जो भी वायरस रहेंगे होस्ट सेल पे अटैक करेंगे एंड इट अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ सरफेस ऑफ द सेल। और सेल के मेम्ब्रेन मतलब सेल सरफेस पे मेम्ब्रेन जो लगी है उस पर सबसे पहले ये अटैच करेंगे। जैसे मान लो ये आपका सेल है और ये वायरस है, सबसे पहले इसके सरफेस पे आके अटैच करेंगे, ठीक है। पेनिट्रेशन में क्या होगा, आफ्टर दैट इन सेकेंड स्टेप होल वायरस इज इनगल्फ्ड बाय द सेल ऑफ द होस्ट। अब देखो पेनिट्रेशन का मतलब पेनिट्रेट करके इसके अंदर धीरे धीरे अभी एंट्री करेंगे, ठीक है। ये जो हमारे वायरस है बैक्टीरिया के अंदर धीरे धीरे एंट्री करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स। अब थर्ड की बात करें तो अनकोटिंग। इनसाइड द सेल सम एंजाइम डिसॉल्व द एनवेलप एंड कैप्सिड द वायरसेस। अब देखो इन सेल के अंदर कुछ एंजाइम हमारी होती हैं जो कि एंजाइम डिसॉल्व द एनवेलप एंड कैप्सिड ऑफ द वायरस। कुछ जो ये भी मतलब एनवेलप इसका कुछ एंजाइम हमारे सेल में ऐसे प्रेजेंट है जो इनको क्या है डिसॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। मतलब धीरे धीरे उसको घुलने लगेंगे, घुलने में हेल्प करेंगे। सो जेनेटिक मटेरियल आउट इनसाइड होस्ट सेल। अब देखो इस तरह हमारा जब ये वायरस के जो भी हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे कोटिंग, और उनमें अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे बैक्टीरिया तक आ गए हैं उनके जेनेटिक मैटर। अब देखो सिंथेसिस की बात की जा रही है। तो द डीएनए एंड आरएनए ऑफ वायरसेज इंटर द होस्ट सेल न्यूक्लियस वेयर डीएनए इज डुप्लीकेटेड एंड ट्रांसक्रिप्टेड इनटू आरएनए। अब देखो जब वो पूरा डीएनए आरएनए मिल गया तो जो हमारा डीएनए रहेगा वो डुप्लीकेट करेगा और ट्रांसक्रिप्ट करेगा आरएनए में। एंड वायरल आरएनए सिंथेसाइज वायरल प्रोटीन। और जो आरएनए होता है ये हमारा प्रोटीन बनाने का काम करता है। एंड इट इज रेप्लिकेटेड मेनी टाइम। और ये क्या है कई बार उसको रिपीट करेगा। अब असेंबली एंड रिलीज की बात करें, एट लीस्ट द मल्टीप्लाइड डीएनए ऑफ वायरस असेंबल्ड इनसाइड द होस्ट सेल एंड रिलीज फ्रॉम द सेल, ठीक है। कई बार वो वहां पे कॉपी होगा और फाइनली हमारा ये दूसरे सेल को रिलीज कर देगा। तो इस तरह आपको देखने को मिला कि वायरस एक से कई अधिक बने तो रिप्रोडक्शन उनका हुआ। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसी सीरीज में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट क्लासिफिकेशन मोड ऑफ एक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट की बात करें, डिस का मतलब आपका ही होता है अगेंस्ट या अपोजिट, इन्फेक्टेंट का मतलब होता है माइक्रोब या इन्फेक्शन या एजेंट, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, इन्फेक्शियस एजेंट। अब देखो माइक्रोब या इन्फेक्शियस एजेंट के अपोजिट मतलब उसके जो विरुद्ध काम करेगा उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। ओके, अब इसका जो है डिफिनेशन की बात करें तो सो डिसइंफेक्टेंट आर द केमिकल एजेंट विच इनएक्टिव या डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो डिसइंफेक्टेंट हमारे ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या तो इनर्ट सरफेसेज, या तो उसके सरफेस को इनर्ट कर देंगे, मतलब कुछ मतलब जानो कि जीरो कर देंगे। सच एज डिसेज बेंचेज वर्किंग एरिया, जैसे कि अगर हमें कोई भी डिसेज या बेंच या वर्किंग एरिया को बैक्टीरिया लेस करना है तो हम लोग डिसइंफेक्टेंट का यूज कर सकते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना या उसका डिस्ट्रॉय करना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसइंफेक्शन। अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट। अलग अलग तरीके के डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जैसे कि एसिड एंड एल्कलीज और हैलोजन और हैवी मेटल्स, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव अल्कोहल, एल्डिहाइड, डाई, डिटर्जेंट एंड सॉफ्ट। अब हैलोजन फैमिली में जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है और फ्लोरीन है, मतलब ClBrIF ये सब होते हैं। हैवी मेटल हमारे Cu है, Hg है, Ag है, ये सब हमारे होते हैं, ठीक है। तो ये अदर टाइप के डिसइंफेक्टेंट होते हैं। अब हम इनको डिटेल देखेंगे, ओके, तब हम इनके फैक्टर की बात करेंगे। अब देखो सबसे पहला एसिड और एल्कली की बात कर लेते हैं। एसिड और एल्कली हमारे क्या होते हैं। एसिड एंड एल्कली जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस
किल द बैक्टीरिया बट वीक एसिड बेस ओनली इनहिबिट देयर ग्रोथ। अब देखो क्या है, जनरली स्ट्रांग एसिड एंड बेस किल बैक्टीरिया, जो स्ट्रांग एसिड या बेस रहेंगे वो बैक्टीरिया को तो किल करेंगे, बट वीक एसिड बेस ओनली इनहिबिट देयर ग्रोथ। लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो वीक एसिड या बेस जो है ये केवल बैक्टीरिया को ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट का मतलब ये है कि केवल उनकी ग्रोथ को रोकेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो डाइल्यूट HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। अब मोड ऑफ एक्शन भी इसी में हम लोग देख लेते हैं। तो एसिडिक या एल्कली डिसइंफेक्टेंट किल आर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय डैमेजिंग प्रोटीन चेंजिंग पीएच एनवायरनमेंट ऑफ बैक्टीरिया। या तो बैक्टीरिया के ये जो पीएच होते हैं, इन्वायरमेंट में जो पीएच प्रेजेंट है उनको या तो चेंज करेंगे या तो प्रोटीन को डैमेज करेंगे। अगर प्रोटीन डैमेज हो गया बैक्टीरिया के अंदर या तो पीएच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई तो बैक्टीरिया जाहिर सी बात है वो मर जाते हैं। और हमारा एसिडिक या एल्कली डिसइंफेक्टेंट वही काम करता है, और जब वो उनके प्रोटीन डैमेज होंगे या तो पीएच चेंज होगा तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया ही आपस में किल हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हैलोजन्स की। अब देखो ये हैलोजन क्या होते हैं। हैलोजन में जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सब आपके हैलोजन फैमिली के कंपाउंड है। अब देखा जाए तो ये जर्मिसाइडल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये जर्मिसाइडल होते हैं, मतलब जर्म को किल करने वाले। अब इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो हैलोजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो ऑक्सीडाइज सेलुलर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरिया। और ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड और सेलुलर प्रोटीन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। आल्सो रैप्चर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। और जाहिर सी बात है जब न्यूक्लिक एसिड, बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड रैप्चर हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के जाहिर सी बात है फाइनली वो रैप्चर हो जाएंगे, ठीक है। और जब वो रैप्चर होंगे तो बैक्टीरिया किल हो जाएगी। अब हैवी मेटल्स की बात कर लेते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड हैवी मेटल आर मर्करी, सिल्वर एंड कॉपर। 3 यूज होते हैं। अब इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो दीज हैवी मेटल बाइंड टू द प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के प्रोटीन से ये जो हैवी मेटल्स होते हैं वो बाइंड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब बैक्टीरिया से बाइंड करेंगे तो उसको डीनेचर कर देंगे। इट केज बैक्टीरिया डेथ। और जब वो डीनेचर होगा तो बैक्टीरिया आराम से वो मर जाती है, ठीक है। तो अब हम फोर्थ की बात करें तो अब फोर्थ आता है फिनाल एंड इट्स डेरिवेटिव। फिनाल एंड इट्स डेरिवेटिव की बात करें तो फिनाल 1% सोल्यूशन इज बैक्टीरियोसाइडल। 1% का सोल्यूशन अगर फिनाल का ले रहे हैं तो बैक्टीरियोसाइडल है। एंड इट डेरिवेटिव लाइक थाइमॉल और उसके बाद जाइलिनोल और आल्सो किल बैक्टीरिया। अब इसके जैसे डेरिवेटिव होते हैं, जैसे थाइमॉल है, जाइलिनोल है, ये क्या करते हैं, ये भी बैक्टीरिया को ही किल करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो फिनाल वर्क बाय डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को किल करेंगे, डिस्ट्रप्ट करेंगे। एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ सेल प्रोटीन, और सेल प्रोटीन को प्रेसिपिटेट भी करेंगे, ओके। एंड अब हम फाइनली देखें फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्शन। अब देखो क्या है, डिसइंफेक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मतलब डिसइंफेक्टेंट को। देयर आर फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट डिसइंफेक्टेंट। बहुत से फैक्टर होते हैं, जैसे कि हम बात करें सबसे पहला डिसइंफेक्टेंट का कंसंट्रेशन। जाहिर सी बात है अगर आप कम लोगे डिसइंफेक्टेंट तो धीरे एक्शन करेगा, और जैसे ही उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो एक्शन तेज करेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीथल एक्शन। जितना तेज आप करेंगे उतना तेज आपको एक्शन मिलेगा, ओके। टेम्परेचर की बात करें, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लीथल इफेक्ट भी आपको बढ़ेगा, ओके। और टाइम ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो कितना देर आपकी स्किन पे या तो सरफेस पे वो डिसइंफेक्टेंट है उसके अकॉर्डिंग। हाई टाइम ऑफ कांटेक्ट तो हाई लीथल इफेक्ट, ज्यादा समय तक अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा इफेक्ट आपको मिलेगा। एंड अब लास्टली बात करें फोर्थ वाला तो पीएच ऑफ इन्वायरमेंट। इट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ये डिसइंफेक्टेंट के नेचर पे पूरा बेस्ड करता है। फिनाल एंड एसिडिक डिसइंफेक्टेंट गुड इन एसिडिक पीएच। फिनाल और एसिडिक डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो एसिडिक पीएच में अच्छे से अपना काम करते हैं। एक्रिडीन डाइज एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड गुड इज बेसिक पीएच। अब देखो क्या है, एक्रिडीन डाइज और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं वो क्या है, बेसिक पीएच के होते हैं और ये अच्छे डिसइंफेक्टेंट भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। पॉपुलर के साथ इंपॉर्टेंट भी है। आपका आता है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन ऑफ क्लीन एंड एसेप्टिक एरिया। अब देखो क्लीन और एसेप्टिक एरिया आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करें एसेप्टिक एरिया। एन एसेप्टिक एरिया इज ए रूम, ये भी एक रूम की तरह होता है। विद इन ए क्लीन एरिया डिजाइन कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड यूज विद इंटेंशन प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एसेप्टिक एरिया हमारी एक ऐसी एरिया होती है जहां पे मतलब उसकी डिजाइनिंग कंस्ट्रक्टेड सर्विस अच्छी दी जाती है और वहां पे कोई भी माइक्रोब्स का मतलब एंट्री ना हो पाए, पूरी अच्छी तरीके से रोक दिया जाता है। कोई भी कंटामिनेशन का ग्रोथ ना हो सके, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट उसके अंदर बनेगा उस पर कोई कंटामिनेटेड ना हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं एसेप्टिक एरिया।
Aseptic technique are used to prevent the access of microbial and particulate contamination into ophthalmic and parenteral product। अब देखो ये एसेप्टिक टेक्निक इसलिए यूज की जाती है कि जैसे हमारे ऑप्थेल्मिक और पैरेंटल प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें कोई भी माइक्रोबियल का ग्रोथ ना हो, ठीक है, इसलिए हम लोग एसेप्टिक एरिया का टेक्निक यूज किए। द एसेप्टिक एरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू दियर ऑपरेशन के अकॉर्डिंग एसेप्टिक एरिया को 4 मेन ग्रेड में डिवाइड किया गया। अब उन 4 मेन ग्रेड्स क्या हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। ग्रेड ए हमारा क्या है, द लोकल जोन फॉर हाई रिस्क ऑपरेशन। यहाँ पे लोकल जोन होता है लेकिन हाई रिस्क क्या है, ज्यादा रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फिलिंग एंड मेकिंग एक्सेप्टिक ट्रांसफर, ठीक है। एंड अब सेकंड की बात करें ग्रेड बी का, तो बैकग्राउंड एरिया ऑफ ग्रेड ए प्रोसेसेस, मतलब एसेप्टिक प्रिपरेशन एंड फिलिंग, ये हो गया। सी की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल सॉल्यूशन टू बी फिल्टर्ड, जो स्टेराइल सॉल्यूशन बनता है वहां पे उसको फिल्टर किया जाता है। ग्रेड डी की बात करें हैंडलिंग ऑफ कंपोनेंट आफ्टर वॉशिंग, वॉश करने के बाद जो भी कंपोनेंट है उसको हैंडल किया जाता है, ठीक है। अब हम फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी फ्रेंड, थोड़ा सा आंसर आपको बड़े बड़े मिलेंगे, तो इससे आप लोग डिस्टर्ब ना होइएगा, क्योंकि जितना कंटेंट आप लोग पढ़ के जाएंगे ना उतना आपके लिए बेहतर होता है। फॉलोइंग फैक्टर फॉर डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया, मतलब क्लीन रूम। इन एसेप्टिक एरिया ऑल डोर्स शुड बी एयर लॉक्ड, जितने भी डोर इसमें होते हैं सब एयर लॉक्ड होते हैं। एसेप्टिक एरिया शुड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम नॉर्मल एरिया टू अवॉइड अनरिलेटेड पर्सन। अब देखो नॉर्मल एरिया, पहली बात तो इसको अवॉइड कर देना चाहिए, और अनरिलेटेड पर्सन जो है उनको अवॉइड कर दे। मतलब क्या है, ऐसे चाहे जिस बंदे को उस एरिया में नहीं आपको एंट्री लेना है, ठीक है। ऑल सर्फेसेज वॉल रूफ शुड बी स्मूथ, जितने भी सरफेस वगैरह होते हैं सब क्या है, चिकने होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, अनब्रोकन होने चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी क्रैक टू मिनिमाइज द डिपोजिशन ऑफ माइक्रोबियल सेल। अब देखो क्या है, उसमें कोई क्रैक भी ना रहे, क्योंकि अगर क्रैक होगा तो उसमें माइक्रोब का ग्रोथ होगा, और अगर माइक्रोब का ग्रोथ होगा तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। स्लाइडिंग डोर्स नॉट अलाउ फॉर सेप्टिक एरिया, स्विंग डोर अलाउ विच इज एयर लॉक्ड। स्लाइडिंग डोर हमें नहीं अलाउ करना चाहिए सेप्टिक एरिया में, स्विंग डोर अलाउ करना चाहिए जो कि एयर लॉक रहे। शुड बी ओपन इन फ्लो डायरेक्शन ऑफ एयर, और वो क्या है, एयर के डायरेक्शन में फ्लो, मतलब पॉजिटिव एयर प्रेशर टू नेगेटिव एयर प्रेशर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए, मतलब उसको खुलना है पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब देखो, 2 डोर्स कैन नॉट बी ओपन सिमुलेटेनियसली फॉर प्रिवेंट दिस वार्निंग अलार्म सिस्टम शुड बी देयर। अब देखो जैसे एसेप्टिक एरिया में अगर 2 डोर लगा है तो दोनों साथ में नहीं खुलने हैं, एक बार में एक ही खोलना है, ठीक है। और उस पर अलार्म लगा देना चाहिए कि दोनों साथ में खुले तो अलार्म बजे, या तो कुछ ऐसा टेक्निक लगाइए कि दोनों साथ में खुले ही ना, ठीक है। अगर एक खुला है तो दूसरा आप कितना भी प्रैक्टिस करो नहीं खुल सकता है, ओके। एंड अब देखो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं चेंजिंग रूम should be designed as air locked and physically separated to minimize microbial contamination। ये क्या है, दोनों अलग अलग रहेंगे, अलग अलग डिजाइनिंग की जाती है, और ये जो है पूरे ये भी एयर लॉक्ड होते हैं, ठीक है। ए फिल्टर्ड एयर सप्लाई शुड बी यूज टू मेंटेन ए पॉजिटिव एयर प्रेशर रिलेटिव टू सराउंडिंग। अब देखो क्या है, फिल्टर्ड एयर सप्लाई भी मतलब हेपा फिल्टर का वहां पे यूज किया जाता है ताकि जो भी एयर आ रही है वो अच्छी आए। तो हेपा मतलब नीचे आ भी गया। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर शुड बी इंस्टॉल्ड टू फिल्टर द एयर एंड देन दिस एयर इज सप्लाई। क्या करता है ये हेपा फिल्टर लगा के जो उस फिल्टर से एयर सप्लाई जाती है उसी एयर का हमें यूज करना होता है। और हेपा फिल्टर की पोर की साइज जो 0.2 माइक्रोन होती है। इट पासेज द एयर इन एसेप्टिक एरिया, और इसी से एसेप्टिक एरिया में एयर आती है विच इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूरा फ्री होती है। अब आपको बनाना कैसे है एसेप्टिक एरिया, ये पूरा लेआउट है, लेआउट ऑफ एसेप्टिक एरिया। ऊपर से आप एंट्री करेंगे, क्लीन चेंजिंग रूम में आएंगे, उसके बाद एक तरफ मटेरियल की एंट्री रहेगी, एक तरफ कंपोनेंट की एंट्री रहेगी, उसके बाद आएंगे आप लोग प्रोडक्शन एरिया में, ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन जहां पे होगा, कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन रूम में ये है। उसके बाद एसेप्टिक रिसीविंग एरिया आपको दिखेगा, उसके बाद यूनिडायरेक्शनल क्लीनिंग जोन है, और ये आपका क्वारंटीन है। उसके बाद प्रोडक्ट को एग्जिट कर देना है, ठीक है। और कभी कभी एंट्री हम इधर से भी क्वारंटीन की हेल्प से भी कर सकते हैं, क्वारंटीन वाले रास्ते से, ओके। तो आई होप कि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखो उसी में पूछा था क्लीनिंग रूम। अब ये क्लीनिंग रूम क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं डीप में अपना क्लीनिंग रूम। ए क्लीनिंग रूम इज डिफाइंड एज रूम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल इज कंट्रोल। अब देखो क्या होता है, क्लीनिंग रूम हमारा ऐसा रूम होता है जहां पे हम लोग एयरबॉर्न पार्टिकल के कंसंट्रेशन को रोकते हैं। अब एयरबॉर्न पार्टिकल का मतलब ये होता है कि ऐसे पार्टिकल जो हमारे एयर में हमेशा फ्लाई करते रहते हैं, फ्लाई का मतलब हमेशा उड़ते रहते हैं, उन पार्टिकल्स को भी हमें रोक लेना है कि ये हमारे क्लीनिंग रूम में ना आए। अब इनको रोकने के लिए हमें एयर लॉक्ड सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा।
HEPA फिल्टर लगाना पड़ेगा जहां से एयर आ रही है, ठीक है। तो इट में बी कंट्रोल बाई HEPA फिल्टर एंड एयर लॉक एंट्री सिस्टम, ठीक है। एंड अब हम सेकंड की बात करें तो इट स्टेब्लिश बाई मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी काउंटिंग करते हुए हमें रखना है, मतलब एयर में जो भी उड़ रहे हैं, विथ साइज ऑफ 0.5 माइक्रोन और ग्रेटर दैट आर कंटेन इन 1 फीट स्क्वायर, मतलब ये 1 क्यूबिक फुट और सैंपल एरिया, ठीक है। ये इसके कुछ कैलकुलेशन है, इस अकॉर्डिंग आपको आगे का सिस्टम रखना है। तो अकॉर्डिंग टू अस फेडरल स्टैंडर्ड एसोसिएशन, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीन रूम का क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, फेडरल स्टैंडर्ड एसोसिएशन अकॉर्डिंग क्लास 100, ठीक है, सॉरी हाँ फ्रेंड्स 100 है, 1000 है, 10,000 है, उसके बाद लैक्स है, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन इज यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये क्लासिफिकेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही यूज हो सकता है। एंड क्लास 100 मीन्स दैट नॉट मोर देन 100 पार्टिकल पर क्यूबिक फुट ऑफ साइज 0.5 माइक्रोमीटर और ग्रेटर शैल बी फाउंड इन मेजर्ड एरिया, ठीक है। यही आपका बेस्ट होता है, यही हमें अप्लाई कर लेना चाहिए, ओके। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, डिस्कस द सोर्स मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया। अब देखो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एंड देयर प्रिवेंशन, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, बहुत से सोर्स होते हैं हमारे एसेप्टिक एरिया में कंटामिनेट होने के लिए। अब हम उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहला तो आपका आएगा एटमॉस्फेयर ही। अब देखो ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, एयर इज द मेजर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एज इट कंटेन डस्ट पार्टिकल माइक्रोब स्पोर्स, ठीक है। ये आपको पता है कि एयर हमारा मेजर सोर्स होता है कंटामिनेशन का, जो कि एयर में ही प्रेजेंट होता है, डस्ट पार्टिकल माइक्रोब स्पोर वगैरह। इट में बी रिड्यूस बाई केमिकल डिसइंफेक्शन, यूवी लाइट फिल्ट्रेशन एंड गैसियस एजेंट। अब देखो इसको हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, केमिकल डिसइंफेक्शन का यूज करके, यूवी लाइट का यूज करके, फिल्ट्रेशन का यूज करके और गैसियस एजेंट का यूज करके, एंड ऑल्सो बाई एयर लॉक डोर। और कभी कभी हम लोग एयर लॉक डोर इंस्टॉल करके भी हम लोग कर सकते हैं इसको। अब ऑपरेटर की बात करें तो स्किन, हेयर एंड क्लॉथिंग ऑफ द ऑपरेटर आर पोटेंट सोर्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। जैसे हम अगर कैप्सूल की फिलिंग कर रहे हैं या तो पैरेंटल प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं, तो जो ऑपरेटर है अगर उसका स्किन ही गंदी हो, बड़े बड़े उसके हेयर हो, क्लॉथ गंदे हो, तो जाहिर सी बात है इम्प्योरिटी आ सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ऑपरेटर को भी वेल मेंटेन करके ही अंदर भेजना है। डू एनी मैनुअल कंटामिनेशन में बी ड्यू टू लैक ऑफ फोकस, अगर क्या है वो फोकस में थोड़ी सी भी कमी करता है तब भी कंटामिनेशन हो सकता है। रॉ मटेरियल की बात करें तो इट अकाउंट फॉर ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन इनटू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वाटर द मेजर सोर्स। रॉ मटेरियल में ज़्यादातर हम लोग वाटर यूज करते हैं और वाटर में ज़्यादातर हमारी इम्प्योरिटी जाती हैं, तो वाटर को हमें अच्छे से यूज करना चाहिए, ठीक है। उसको पूरा बाकायदा फिल्टर करके ही यूज करना चाहिए। इक्विपमेंट की बात करें तो द इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल यूज इन प्रोसेसिंग, ट्रांसफरिंग एंड पैकेजिंग आर आल्सो कॉमन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक एरिया में जैसे कुछ हम इक्विपमेंट और यूटेंसिल यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफरिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए और पैकेजिंग करने के लिए, तो वहां से भी हमारा क्या होता है, कभी कभी कंटामिनेशन हो सकता है। इट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर डिजाइन, और ये क्यों होता है, इम्प्रॉपर डिजाइन की वजह से। मैटर लीड टू कोरोजन, और जो मैटर है सर्टेन मटेरियल लीड टू कोरोजन, जो हमारे मटेरियल हैं ये कभी कभी कोरोजन का भी शिकार हो जाते हैं। इम्प्रॉपर क्लीनिंग, अच्छे से अगर क्लीन नहीं किया जा रहा है, एंड लैक ऑफ स्टेरिलाइजेशन, या तो स्टेरिलाइजेशन आप कम कर रहे हैं। इट में भी रिड्यूस बाई स्टेरिलाइज आर डिसइंफेक्टेड बाई हीट, इसको हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे या तो हीट को सप्लाई करेंगे वहाँ पे, या तो गैसेज एजेंट कुछ देंगे या तो कुछ केमिकल देंगे, तब ये सही हो सकता है। एंड सम आर आल्सो स्टेरिलाइज बाई स्टीम अंडर प्रेशर, ऑटोक्लेव का मतलब, ठीक है। कुछ क्या है हम लोग ऑटोक्लेव की हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसा कि ये सब ऑटोक्लेव वगैरह, स्टेरिलाइजेशन वगैरह, ये हम यूनिट नंबर यूनिट नंबर 2 में इस सब की बात किए हैं। तो मतलब पार्ट 1 वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, तो ये सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो एंड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द माइक्रोबियल एसे या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, मतलब एंटीबायोटिक और विटामिन B12, ठीक है। दोनों में से कोई एक पूछेगा। तो आज के इस वीडियो में बात की गई है विटामिन B12 की, ठीक है। तो विटामिन आर इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो हम लोग हैं, हमको क्या है, विटामिन चाहिए ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। दे आर वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर। अगर देखो क्या है, आपको स्मॉल अमाउंट में मिल रहा है तो बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है ग्रोथ करने के लिए, मतलब बहुत ही उतना, मतलब प्रोटीन हमें चाहिए ज़्यादा मात्रा में, विटामिन चाहिए। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ 3 टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सिंथेसाइज द फैक्टर बीइंग एसे दैट फॉर्म द बेसिक माइक्रोबियल एसिड ऑफ विटामिन एंड अमीनो एसिड। तो इसमें हम लोग एसे करते हैं। एसे का मतलब है
इसमें टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और उस टेस्टिंग को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वही हम इस वीडियो में देखेंगे। दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर एसेइंग द वाटर सॉल्युबल विटामिन सच एज। अब देखो ऐसे करने के लिए हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन यूज करेंगे, जैसे विटामिन B12, विटामिन B6 है। और टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सच एज लैक्टोबैसिलस लिचेमैनी, ठीक है। तो और देखो टेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलस लिचेमैनी यूज करेंगे, और जो हमारी विटामिन है विटामिन B12 और विटामिन B6 यूज करेंगे। अब चलो एस्से पे आते हैं, ठीक है। एस्से हम लोग दो तरीके से करते हैं। एस्से का मतलब होता है टेस्टिंग करना। तो एक आपका टाइट्रीमेट्रिक मेथड है, दूसरा टर्बिडीमेट्रिक मेथड है। अब टाइट्रीमेट्रिक मेथड में हमें क्या करना है, इसमें आपको टेकन क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड फिल 0 ml, 0.5 ml, 1 ml, 1.5 ml, 2.0 ml, 2.5 ml, 3.0 ml, उसके बाद 3.5 ml, तब जाके 4 ml, उसके बाद 4.5 ml, तब 5.0 ml रिस्पेक्टिवली। आप स्टैंडर्ड विटामिन B12 सोल्यूशन, आप सब में अलग अलग विटामिन B12 के सोल्यूशन आपको रख लेने हैं, सब में अलग अलग, ओके। एंड अब आइए नेक्स्ट में, नाउ ऐड 5 ml ऑफ बसल मीडिया स्टॉक सोल्यूशन ईच ट्यूब। प्रत्येक ट्यूब में आपको 5 ml बसल मीडिया स्टॉक सोल्यूशन ऐड कर देना है। देन मेक अप टू 10 ml बाय यूजिंग वाटर, और उसको आपको 10 ml फिर बना लेना है वाटर का यूज करके। अब देखो टेस्ट में क्या करना है, स्टैंडर्ड आपका तैयार है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेस्ट में। टेक 4 क्लीन टेस्ट ट्यूब, 4 क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है। फिल मतलब ऐड 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml रिस्पेक्टिवली आप टेस्ट सोल्यूशन टू बी ऐसे, जिसको आपको ऐसे करना है सबको अलग अलग 1 1 2 2 ml, 3 3 4 4 ml डालते चले जाओ। नाउ ऐड 5 ml बसल मीडिया स्टॉक सोल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड मेक अप टू 10 ml बाय यूजिंग वाटर। 5 ml बसल मीडिया स्टॉक सोल्यूशन लो प्रत्येक में, और 10 ml उसको बनाना है आपको पानी का यूज करके। नाउ स्टेरिलाइज ऑल ट्यूब्स, जो भी ट्यूब्स आपको हैं वो सबको स्टेरिलाइज कर लो। इन ऑटोक्लेव एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 मिनट, ऑटोक्लेव पे करना है 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख के। देन कूल ऑल टेस्ट ट्यूब अप टू रूम टेम्परेचर, और जो भी टेस्ट ट्यूब है उनको क्या करना है आपको ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे। एंड इनोकुलेट विथ 1 ड्रॉप ऑफ इनोकुलम है ये, ठीक है। और उनको क्या करना है इनोकुलेट कर लेना है, ठीक है, ड्रॉप का यूज करके। उसके बाद इनोकुबेट द ट्यूब फॉर 64 टू 72 आवर एट ए टेम्परेचर। अब उनको इनोकुबेट करना है आपको लगभग 64 से 72 घंटे, और टेम्परेचर मेंटेन करना है 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नाउ अब क्या करना है, टाइट्रेट द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, और जो भी टेस्ट ट्यूब है उनके कंटेंट को आपको टाइट्रेट करना है स्टैंडर्ड प्लस टेस्ट सोल्यूशन दोनों को ऐड करके विथ 0.05 नॉर्मल NaOH by using 0.1% water by volume, ब्रोमोथाइमाल ब्लू एज एन इंडिकेटर और बाई इलेक्ट्रोमेट्रिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है ब्रोमोथाइमाल ब्लू इंडिकेटर लेना है, मतलब टाइट्रेशन करवाना है, और आपको इंडिकेटर ब्रोमोथाइमाल ब्लू लेना है जो कि ग्रीन कलर अगर दे रहा है तो समझ जाएगा आपको कि प्रेजेंट है, ओके। एंड डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ टाइट्रेशन फॉर बोथ स्टैंडर्ड प्लस टेस्ट, दोनों का आपको करना डिटरमाइन। नाउ प्लॉट, यहाँ प्लेट नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे प्लॉट है द ग्राफ सोन बिलो फॉर बोथ। अब देखो नीचे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ग्राफ टाइट्रेशन वैल्यू ऊपर इंक्रीज कर रही है, स्टैंडर्ड साइनोकोबैलामिन सोल्यूशन आपको इधर जा रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा हमारा टाइट्रेशन वॉल्यूम बढ़ रहा है उतना ज्यादा साइनोकोबैलामिन का सोल्यूशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन ऐसे। एंड अब हम लोग फाइनली दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा आता है टर्बिडीमेट्री मेथड। टर्बिडीमेट्री बहुत ही आसान है। यूज डिवाइस फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर, इसमें हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर। एपरेटस रिएजेंट एंड प्रोसीजर आर सेम एज टाइट्रीमेट्रिक मेथड। एपरेटस जो आप ले रहे हैं, रिएजेंट जो ले रहे हैं, प्रोसीजर जो है वो सेम है टाइट्रीमेट्रिक मेथड जैसा, बट इन दिस इंक्लूड 2 मोर टेस्ट ट्यूब विच इज अनइनोकुलेटेड ब्लैंक ट्यूब। इसमें 2 और ऐड कर देना है जो कि अनइनोकुलेटेड हैं और वो ब्लैंक भी रहे, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब आपको और ऐड करना है। इनोकुबेट ऑल टेस्ट ट्यूब एट 30 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 16 टू 24 आवर्स। अब देखो क्या करना है, उसको इनोकुलेट कर लेना जो भी टेस्ट ट्यूब है 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 16 से 24 घंटे तक। उसके बाद नाउ बाय यूजिंग अनइनोकुलेटेड ब्लैंक ट्यूब, जो भी आप ब्लैंक ट्यूब लिए हैं अब उसका यूज करके एडजस्ट द ट्रांसमिटेंस एट 640 यहाँ माइक्रोन 200% इन द फोटो इलेक्ट्रिक कंटेनर। अब इसको क्या है 640 माइक्रोमीटर पे आपको रखना है और कंटेनर फोटो इलेक्ट्रिक लेना आपको, ठीक है। मिक्स द कंटेंट ऑफ ईच ट्यूब एंड रिकॉर्ड द ट्रांसमिटेंस रीडिंग। अब देखो क्या है, मिक्स द कंटेंट ऑफ ईच ट्यूब, जो भी कंटेंट है वो प्रत्येक ट्यूब में मिक्स करिएगा और ट्रांसमिटेंस रीडिंग को आपको क्या करना है वो कर देना है, रिकॉर्ड कर लेना है। नाउ प्लॉट द ग्राफ बाय कंसीडरिंग ट्रांसमिटेंस वैल्यू
अब देखो क्या करना है आपको, अब ग्राफ को थोड़ा प्लॉट कर देना है ट्रांसमिटेंस वैल्यू को देखते हुए अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ स्टैंडर्ड साइनोकोबालामिन सॉल्यूशन, और दोनों को कंपेयर करते हुए आपको एक ग्राफ बना देना है, ठीक है। ड्राई स्मूथ कर्व एंड कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ साइनोकोबालामिन। अब क्या करना है, एक स्मूथ कर्व आपको ड्रा करना है और कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करना है टेस्ट सॉल्यूशन का, जो कि आपका साइनोकोबालामिन है। ओके, तो आई होप कि इस क्वेश्चन का डाउट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा आता है, डिफाइन स्पॉइलेज एंड फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये स्पॉइलेज क्या होता है और इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इट रेफर्स टू ए फॉर्म सब स्टैंडर्ड और प्रोसेसेज ऑफ स्पॉइलिंग स्पेशली द डिटेरियोरेशन ऑफ फूड एंड अदर पेरिसेबल गुड्स। अब देखो स्पॉइलेज का मतलब होता है हमारा खराब होना। अब खराब होने का मतलब कोई भी चीज जब स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो खराब होगी। जब उसका डिटेरियोरेशन होगा कोई भी फूड वगैरह का तो वो खराब होंगे ना, तो वही हमारा स्पॉइलेज है। स्पॉइलेज का मतलब किसी भी चीज खराब हो जाना। अब ये स्पॉइलेज कैसे होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल फैक्टर की बात करें तो न्यूट्रिशनल फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट एक्ट एज पोटेंशियल कार्बन और नाइट्रोजन सबस्ट्रेट फॉर ए माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। माइक्रोबियल ग्रोथ होने के लिए मतलब जरूरी हो जाता है यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन सबस्ट्रेट। अब देखो ग्लूकोज वाटर कार्बन नाइट्रोजन इट इज नॉर्मली यूज्ड इन न्यूट्रिशनल फैक्टर फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में न्यूट्रिशनल फैक्टर जैसे हमारे होते हैं ग्लूकोज वाटर कार्बन नाइट्रोजन, ये सब आते हैं। दीज फैक्टर आल्सो प्रोवाइड बेटर इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यही फैक्टर क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो लिक्विड प्रोडक्ट हैज मोर चांस ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज, इसीलिए लिक्विड प्रोडक्ट में ज्यादा चांस होता है माइक्रोबियल स्पॉइलेज होने का। अब वाटर मतलब मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेडली नीड वाटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए वाटर और मॉइस्चर टू ग्रो। द प्रेजेंस ऑफ अनकम्प्लेक्स वाटर इन एनी फार्मुलेशन सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। अब जाहिर सी बात है कि पानी में वो अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएंगे। तो एग्जांपल की बात करें तो स्पॉइलेज ऑफ ड्राई टैबलेट और ड्रग ड्यू टू मॉइस्चर। अगर कोई भी ड्रग्स जो है मॉइस्चर कंडीशन में है तो उसमें स्पॉइलेज जल्दी ही आ जाएगा। अब उसके टेम्परेचर की बात करें हम तो स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल could occurs over the range of about 10 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड because it is optimum temperature for bacterial growth, mostly bacteria grow। 10 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में हमारी बैक्टीरिया ग्रो करती है हमारे प्रोडक्ट में, और ये टेम्परेचर जो है ये बैक्टीरिया के लिए होता है। ओके, और हम अपनी माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशली बात ही कर रहे हैं केवल बैक्टीरिया का ही। ओके, एंड अब आइए देखते हैं हम इसका पीएच। अब एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच प्रिवेंट माइक्रोबियल अटैक, एंटासिड मिक्सचर, माउथ वॉश, सो ग्रोथ ऑफ स्यूडोमोनाज स्पाइसेस एट न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच में ये जो स्यूडोमोनाज स्पीसीज होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। तो मैनी बैक्टीरिया ग्रो एट पीएच रेंज 2.5 टू 5.5। कुछ बैक्टीरिया हमारे ग्रो करती हैं लगभग 2.5 से पीएच से 5.5 पीएच तक, ठीक है। तो हमें पीएच भी मेंटेन करना चाहिए ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो सके। अब आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 हमारा आता है हाउ टू प्रिजर्व फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज करके हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट आर द केमिकल सब्सटेंस यूज टू इंप्रूव सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। अब देखो क्या है, अगर हमें किसी भी ड्रग का सेल्फ लाइफ को इंप्रूव करना है तो हमें प्रिजर्वेटिव या एंटी माइक्रोबियल एजेंट का ऐड कर देना बहुत ही जरूरी होता है अपने फार्मुलेशन में। एंड इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब वो क्या करते हैं, आपके माइक्रोब्स को ये इनिबिट करते हैं। एंड रिड्यूस द रिस्क एंड स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। और जब हम एंटी माइक्रोबियल का यूज कर लेते हैं अपने फार्मुलेशन में तो जो भी क्या होता है यहाँ पे माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है उनको ये कम कर देते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। और हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एंटी माइक्रोबियल का मेन फंक्शन यही है कि वो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकें। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द करेक्ट अप्रोच टू प्रिवेंशन हैज इट इज फाउंडेशन इन 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अब हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट ऑफ दीज इज दैट द एडिशन ऑफ ए प्रिजर्वेटिव टू ए प्रोडक्ट मस्ट बी डन टू मास्क एनी डिफिशियंसीज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। सबसे पहले तो क्या है, कोई भी हम अगर कोई भी मटेरियल या प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर के समय ही प्रिजर्वेटिव का ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, द प्रिजर्वेटिव शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फार्मुलेशन। और कहीं किसी प्रोडक्ट में इंटीग्रल पार्ट हो जाता है हमारे फार्मुलेशन का ये प्रिजर्वेटिव। चूज टू अफोर्ड प्रोटेक्शन इन दैट पार्टिकुलर एनवायरमेंट। और हमें क्या करना चाहिए, उस पार्टिकुलर एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन पे ज्यादा हमें ये फोकस कर लेना चाहिए, ठीक है। और अब आगे भी देख लेते हैं। ए सिंपल प्रिजर्वेटिव इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल
अब देखो सभी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए एक मतलब सिंगल प्रिजर्वेटिव नहीं काम करता है, ठीक है, नहीं सुटेबल होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्रिजर्वेटिव आर यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज एंड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रिजर्वेशन। अब देखो कॉम्बिनेशन या तो 2 या 2 से अधिक प्रिजर्वेटिव आपस में ऐड करके तब हम अपने प्रोडक्ट में यूज करते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है लंबे समय तक और चले और उसका स्पेक्ट्रम अच्छा बना रहे जो हमारे प्रिजर्वेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। Preservative are widely employed in pharmaceutical dosage form such as emulsion, suspension, semi-solid, parenteral preparation etc. अब देखो हमारे इमल्सन में, सस्पेंशन में, सेमी सॉलिड में, पैरेंटल प्रिपरेशन में, इन सब डोजेज फॉर्म में ज्यादातर हमारे प्रिजर्वेटिव आजकल यूज हो रहे हैं, ठीक है। दीज आर सम कॉमनली प्रिजर्वेटिव इन डिफरेंट डोजेज फॉर्म, अलग अलग तरीके के अलग अलग डोजेज फॉर्म में हमारे ये प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, जैसे कि फार्मुलेशन और इधर प्रिजर्वेटिव। फार्मुलेशन जैसे टैबलेट बन रहा है, आई ड्रॉप बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, सेमी सॉलिड। अगर आप टैबलेट बना रहे हैं तो उसमें मेथाइल पैराबीन या फिनॉल या क्रेसॉल ऐड करिए प्रिजर्वेटिव में। आई ड्रॉप बना रहे हैं तो बेंजल कोनियम क्लोराइड ऐड करिए। लिक्विड बना रहे हैं कोई भी तो अल्कोहल या मेथिल पैराबीन आप यूज करिए। और सेमी सॉलिड अगर कोई बना रहे हैं तो क्लोरो क्रेसॉल या तो डाइक्लोरो बेंजिल अल्कोहल यूज करिए उसके प्रिजर्वेटिव के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रिजर्वेशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 का, डिफाइन सेल कल्चर। और यह क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, तो आप लोग इसको तो जरूर कवर करिए, ठीक है। डिफाइन सेल कल्चर, इट्स टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सेल कल्चर का। सेल कल्चर इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग एंड मेंटेनिंग लिविंग सेल आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो अंडर कंट्रोल कंडीशन सच एज सूटेबल टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट एंड स्टेराइल एनवायरनमेंट। सेल कल्चर का मतलब ये है कि हम अपने लैब के बाहर, मतलब लैब सॉरी फ्रेंड्स, बॉडी के बाहर मतलब अपने लैब में जब हम सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल पीएच, सूटेबल न्यूट्रिएंट्स और स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके कोई भी चीज बनाते हैं तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेल कल्चर, ठीक है। देखो यहाँ क्लियर लिखा गया है कि सेल कल्चर डिफाइन द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग एंड मेंटेनिंग लिविंग सेल। किसी लिविंग सेल को हम वहां पे ग्रो करना है, उसको मेंटेन करना है, बट कहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर मतलब अपने लैब में। इन विट्रो का मतलब लैब में, और जहां पे कंडीशन रहेगा, सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा आपको, पीएच मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और स्टेराइल एनवायरनमेंट मिलेगा, तब जाके किसी भी लिविंग सेल को आपको क्या करना है, ग्रो करवाना है और उसको मेंटेन किए रखना है, ठीक है। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेल कल्चर। अब सेल कल्चर आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे प्राइमरी सेल कल्चर, स्टेबलाइज सेल कल्चर और ट्रांसफर्ड सेल कल्चर। अब एक एक को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है। व्हेन द सेल आर सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑर्गन एंड प्लेस इनटू सुटेबल कल्चर एनवायरनमेंट। अब देखो सबसे पहले क्या है कि जब सेल्स को सर्जिकली मतलब हमारे ऑर्गन से कोई एक सेल को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है, सर्जिकली मतलब किसी भी सीजर वगैरह का यूज करके, एंड प्लेस इनटू सुटेबल कल्चर इन्वायरमेंट। अब देखो क्या है, उसको उस सुटेबल कल्चरल इन्वायरमेंट में उसको प्लेस्ड किया जाए, मतलब रखा जा रहा है। दे विल अटैच, डिवाइड एंड ग्रो, और वह अटैच करेगा, डिवाइड होगा और ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। इट इज फर्स्ट स्टेप टू स्टेब्लिश सेल कल्चर। ये पहला स्टेप है जो कि सेल कल्चर स्टेब्लिश हो रहा है धीरे धीरे। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेल कल्चर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल कल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब स्टेब्लिश्ड सेल कल्चर, व्हेन द प्राइमरी सेल कंटिन्यू टू ग्रो। अब पहले जो सेल हम लोग रख दिए अपना वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, एंड डिवाइड दे आर सब कल्चर्ड। अब वो डिवाइड हो जाए सब कल्चर में, इन फ्रेश मीडिया टू मेंटेन दियर ग्रोथ, और फ्रेश मीडिया में अपना पूरा भी जो भी ग्रोथ वगैरह है ये अब मेंटेन करेंगे। एंड नेक्स्ट में अब आफ्टर सब कल्चरिंग, अब देखो सब कल्चरिंग के बाद दीज सेल्स आर कॉल्ड स्टेब्लिश सेल लाइन्स। अब उन सेल पे स्टेब्लिश सेल लाइन आपको दिखेगी। प्राइमरी सेल कल्चर कैन ग्रो वेरी स्लोली। अब वो जो प्राइमरी सेल कल्चर है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा, बस स्टेब्लिश सेल कल्चर ग्रो फास्टर। वहीं देखोगे स्टेब्लिश सेल कल्चर जिसपे लाइन वगैरह है वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। प्राइमरी सेल मेंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंट सेल, और जो प्राइमरी सेल है ये पोटेंट सेल की प्रॉपर्टी को मेंटेन किया रहता है, बट स्टेब्लिश हैज सम अल्टर्ड प्रॉपर्टी। लेकिन स्टेब्लिश सेल के अगर वहीं देखोगे तो कुछ बदलाव लगेगी उनके प्रॉपर्टी में, ठीक है। और अब हम फाइनली तीसरे की बात करते हैं, ट्रांसफर्ड सेल कल्चर, इन विच स्टेबलाइज सेल लाइन्स सेल बिकम मैच्योर। अब जो वो सेल लाइन्स है वो स्टेब्लिश सेल लाइन है, अब उसमें देखोगे आप तो वो सेल जो है मैच्योर दिखेगा आपको। दिस मैच्योरिटी इज जनरेटेड ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन इन जेनेटिक मैटर, और यह मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आती है जेनेटिक मटेरियल में। ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से
सेल लूज द सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड आल्सो समटाइम्स शो चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोमल नंबर्स भी धीरे धीरे चेंज होने लगे और फाइनली हमारा न्यू सेल बन के तैयार हुआ। अब देखो पूरी स्टेप एक फ्लो चार्ट में, जैसे ये आर्गन है, कल्चरिंग ऑफ सिंगल सेल इन सुटेबल कल्चर मीडिया, सुटेबल कल्चर मीडिया में हम लोग सिंगल सेल की कल्चरिंग किए, मतलब प्राइमरी सेल कल्चर। अब वह फ्रीक्वेंट सब कल्चरिंग, तुरंत वह सब कल्चरिंग में उसको प्रोसेस किया गया, मतलब सेकेंडरी वाला हो गया ये। आफ्टर मोर देन सब कल्चरिंग ग्रो आइडेंटिफिनेटली, मतलब ये क्या है, ये उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब कल्चरिंग उसका करेंगे कई बार, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा जो भी सेल कल्चर है उसको ट्रांसफर कर लिया जाएगा, तो फाइनली हमारा जो सेल कल्चर वो बन के रेडी हुआ, ठीक है। तो नए सेल को हमें ग्रोथ करवाना होता है इसमें। एंड अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे इसके एप्लीकेशन। अब देखो एप्लीकेशन क्या है, इनके एप्लीकेशन का मतलब यूज कहाँ कहाँ पे है। जैसे मॉडल सिस्टम में इसका यूज किया जाता है वैक्सीन की प्रोडक्शन में, और टॉक्सिसिटी की स्टडी करने में, कैंसर रिसर्च में, वायरोलॉजी में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। एंड फ्रेंड्स यहीं पे ये जो पार्ट 2 की वीडियो थी वह एंड होती है, और बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बाकी थैंक यू आप सभी को फॉर ज्वाइन एस फार्मा यूट्यूब चैनल। बाकी अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे इसके नोट्स आपको फ्री या कॉस्ट मिलेगी, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें जहाँ पे डेली अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन फिर मैं कवर करूंगा यूनिट 1 to 5, ठीक है, एक में मर्ज, और ये वीडियो रहेगी 2 मार्क्स क्वेश्चन विद सोल्यूशन। अब तक आप लोगों ने देखा 10 मार्क्स वाले, ठीक है, 10 और 7। अब इसके बाद 2 मार्क्स वाली मैं जल्दी अपलोड करूंगा, तो उसको आप लोग देखना ना भूलिएगा, ओके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।